हेलो फ्रेंड्स। सो मैं एनसीईआरटी तो आपको पढ़ा ही रही थी। आई होप आप वीडियोस देख रहे हैं, बट मैं देख रही हूँ कि उसमें ज़्यादा व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। तो मैं आपको इतना बता दूँ कि एनसीईआरटी बहुत मस्ट है। मैं अभी 10th, आई थिंक मैंने 9th क्लास का अपलोड कर दिया है। 10th क्लास इज सेम लाइक जो 8th क्लास की जो एनसीईआरटी है वो 10th क्लास की एनसीईआरटी है। तो मैं उसका आपको पीडीएफ शेयर कर दूँगी, बट मैं उसमें वो आपको नहीं पढ़ा रही हूँ बिकॉज वो सेम है पूरा। मैं क्लास 11th की स्टार्ट करूँगी, जो कि मैं आपको यूनिट वाइज पढ़ाऊँगी। तो आप उनको ज़रूर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है जीएस के लिए भी, और कुछ कुछ चीज़ें जो है उसमें ऑप्शनल के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। प्रीलिम्स के फैक्चुअल जो आता है प्रीलिम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आप वो चीज़ पढ़िए, बिकॉज मैं देख रही हूँ ना तो आप वो देख रहे हैं, ना ही आप हमसे कुछ पीडीएफ वगैरह मांग रहे हैं। आप लोगों का बिल्कुल ही लीनियन टाइप का रिएक्शन है जो भी एनसीईआरटी में पढ़ा रही हूँ। तो मैं अपने नोट्स खुद के बना के आपको पढ़ा रही हूँ। अगर आपको पीडीएफ चाहिए उस नोट्स के तो वो भी मिलेंगे आपको, बट आप लोग प्लीज़ पढ़िए। मैं देखती हूँ आप लोग करंट अफेयर्स के पीछे भागते हैं, इसलिए मैं विजन आईएएस के अक्टूबर 2021 वाली जो है मंथली मैगजीन वो मैं स्टार्ट कर रही हूँ। बट आपको मैं बता दूँ, प्लीज़ आप बेसिक बहुत अच्छे से तैयार करिए जो मैं आपको करवा रही हूँ। मैं क्लास 11 की एनसीईआरटी कंप्लीट करने के बाद मैं आपको फिर उसके बाद मैं वो पढ़ाऊँगी क्लास 12 की एनसीईआरटी। उसमें भी कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वो उतना इंपॉर्टेंट वाला पार्ट नहीं है, इसलिए मैं क्लास 11th की ही करवाऊँगी। एंड देन आई विल स्टार्ट विथ हिस्ट्री। सो आपको प्लीज़ आप लोग वो देखिए। मैं अभी अक्टूबर मंथ की 2021 की करंट अफेयर स्टार्ट करने वाली हूँ, तो उसको भी आप देखिए, उससे भी आपका एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू बहुत बढ़ जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट विथ द विजन आईएएस अक्टूबर 2021 बुकलेट। एंड द फर्स्ट टॉपिक वी हैव टू स्टार्ट इज पॉलिटी एंड गवर्नेंस। आज मैं आपको पॉलिटी एंड गवर्नेंस पढ़ाऊंगी और उसके बाद मैं इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ाऊंगी। तो पॉलिटी और गवर्नेंस में जो भी टॉपिक हैं वो है सीवीआई वर्सेस स्टेट, पब्लिक प्रोक्योरमेंट एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी, एंटी डिफेक्शन लॉ और न्यूज इन शॉर्ट्स में फॉर law not prisoners right says supreme court. Okay, so these are the some topics, these are the 5 topics which are in polity and governance. So let's come to the first topic, which is CBI versus state. सो सीबीआई इज़ व्हाट? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन आपने लक्ष्मीकांत में पढ़ा होगा। ये क्या है? सीबीआई जो है हमारी नॉन स्टैट्यूटरी और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ओके, तो ये हमारी बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है जब हम क्राइम्स वगैरह चीज़ों को देखते हैं। इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी है हमारी। तो नाउ तो सबसे पहले हम सीबीआई के बारे में पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम न्यूज़ में आएंगे कि न्यूज़ क्या है। तो सीबीआई जो है ये हमारी एक मेन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, जो कि किसकी एजेंसी है? सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी है। तो याद रखिए, ये कौन सी एजेंसी है? सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी। इसी के कारण सबसे ज़्यादा टशल हो रहे हैं, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट तो सीबीआई को अलाउ कर देती है चीज़ों के लिए, बट स्टेट गवर्नमेंट बोलते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के फेडरल स्ट्रक्चर पे इफेक्ट होता है, मतलब हमारा फेडरलिज्म पे इफेक्ट होता है, बिकॉज वहाँ पे सेंटर का पावर जो है वो डोमिनेटिंग हो जाता है। तो ये क्या है, इसीलिए जो है ये न्यूज़ में है। तो न्यूज़ हम देखेंगे। ये क्या है? एक मेन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है सेंट्रल गवर्नमेंट की, जो कि करप्शन और जो भी क्रिमिनल प्रोब्स होते हैं उनको देखती है। ये नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है, जो कि मैंने आपको बता दिया ये किसी लॉ के अंदर नहीं बनी है। फिर हम देखते हैं कि सीबीआई का डायरेक्टर कैसे अपॉइंट होता है। तो सीबीआई का अकॉर्डिंग टू सीवी लोकपाल एक्ट जो होता है 2013 का, आई होप आपको पता होगा। लोकपाल जो है हमारा, अभी लोकपाल एक्ट जो है पास हो गया था, ठीक है। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। लोकपाल में कितने मेंबर होते हैं और वो सब आई होप आपको पता होगा। और आप मुझे प्लीज़ फर्स्ट लोकपाल जो हमारे अपॉइंट हुए थे उनका नेम आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कौन थे। ओके, सो अब आते हैं सीबीआई जो डायरेक्टर हैं वो कौन मतलब अपॉइंट किसके रिकमेंडेशन में होते हैं। तो 3 मेंबर कमिटी होती है जिसके रिकमेंडेशन में सीबीआई डायरेक्टर अपॉइंट होता है। वो कौन से 3 मेंबर होते हैं? प्राइम मिनिस्टर होते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन इन द लोकसभा जो होते हैं, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर सुप्रीम कोर्ट का कोई जज। ठीक है, ये तीनों मिलके जो है ये रिकमेंड करते हैं, ये कमिटी बनाते हैं और ये फिर रिकमेंड करते हैं कि ये सीबीआई डायरेक्टर होना चाहिए, और उनके बेसिस पे ये अपॉइंट होते हैं। फिर इन्वेस्टिगेटिंग प्रोसीजर की अगर बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है यही एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि इस पूरे न्यूज़ में था। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने सीबीआई को ऑथराइज किया है कि आप इन्वेस्टिगेट करिए ऐसे क्राइम, आप इन्वेस्टिगेट करिए जो भी आप क्राइम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं स्टेट के अंदर, वो सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट की जनरल कंसेंट के बाद ही आप कर सकते हैं।
तो क्या बोला है, मतलब सीबीआई अगर इन्वेस्टिगेट कर रहा है किसी स्टेट में किसी भी क्राइम को, तो वो सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट जब अपनी परमिशन दे देगा, अलाउ कर देगा कि आप अब कर सकते हैं इन्वेस्टिगेशन, तभी सीबीआई करेगा। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट विच इज इन न्यूज, ओके, रिसेंटली। सो उसके अलावा सीबीआई कब इन्वेस्टिगेट कर सकता है स्टेट में, जब स्टेट मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है वो परमिशन दे दे, वो ऑर्डर दे दे सीबीआई को कि आप स्टेट के अंदर इन्वेस्टिगेट करिए, तब वो बिना स्टेट की परमिशन के भी इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। तो देयर आर 2 पॉइंट्स। पहला तो सीबीआई सिर्फ स्टेट के परमिशन के कंसेंट के बाद ही इन्वेस्टिगेट कर सकता है स्टेट के अंदर, या फिर स्टेट ने मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने अगर ऑर्डर दे दिया है, तब सीबीआई जो है बिना स्टेट की परमिशन के, बिना स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन के भी स्टेट के अंदर इन्वेस्टिगेट कर सकता है। तो दीज आर द 2 इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर्स, ओके। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नाउ लेट्स कम टू द वाई इट इज इन न्यूज। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी सुप्रीम कोर्ट को बोला कि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के पास ऐसी कोई एब्सोल्यूट पावर नहीं है, मतलब स्टेट गवर्नमेंट जो वेस्ट बंगाल स्टेट गवर्नमेंट है उनके पास ऐसी कोई एब्सोल्यूट पावर नहीं है कि वो सीबीआई को क्राइम को इन्वेस्टिगेट करने से दूर रखे। मतलब जो भी स्टेट के अंदर क्राइम्स हो रहे हैं, ऐसा स्टेट गवर्नमेंट के पास कोई भी एब्सोल्यूट पावर नहीं है कि वो सीबीआई को उससे दूर रखे। ठीक है, ऐसा क्यों है, क्योंकि क्या होता है, ये एक पहले भी न्यूज़ आ चुकी है, उसका मैं थोड़ा आपको बैकग्राउंड बना दे रही हूँ कि सीबीआई क्या होता है। जनरली सीबीआई को किसी स्टेट, मान लीजिए स्टेट गवर्नमेंट ने कोई भी, फॉर एग्जाम्पल वेस्ट बंगाल स्टेट गवर्नमेंट की अगर हम बात करें, तो वेस्ट बंगाल स्टेट गवर्नमेंट में मान लीजिए पहले स्टेट जनरल कंसेंट दे दिया कि सीबीआई जो है इन्वेस्टिगेट कर सकती है हमारे स्टेट के अंदर, बट वो क्राइम जो है अभी खत्म नहीं हुआ, बट जो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट है मान लीजिए, तो उसने अपना कंसेंट हटा लिया, मतलब उसने कंसेंट बोला अब हम आपको कंसेंट नहीं देंगे, बट जो भी क्राइम था वो कंप्लीट नहीं हुआ, तो उसको सीबीआई जब तक कंप्लीट नहीं करती है तब तक वो वापस नहीं जाती है। तो दिस इज द टशल जो चल रहा है कि आप सीबीआई इतनी अथॉरिटेटिव कैसे हो सकती है कि वो जनरल कंसेंट हटाने के बाद भी सीबीआई उस केस को इन्वेस्टिगेट कर रही है। तो इसकी वजह से ये टसल स्टार्ट हुआ। मोर अबाउट न्यूज़ की अगर बात करें, तो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने क्या किया कि आर्टिकल 131 आपको पता होगा कि आर्टिकल 131 जो है सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है, विच इज़ ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन जो होता है सुप्रीम कोर्ट का, उसमें आता है, उस आर्टिकल 131 के अंदर आता है। और आर्टिकल 131 में ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन के अंदर सुप्रीम कोर्ट का जो है, उसके अंदर कौन से डिस्प्यूट आते हैं, जो सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में हो, जो एक स्टेट है एक साइड में और दूसरा स्टेट दूसरे साइड में, या फिर 2 और 2 से ज़्यादा स्टेट के बीच में जो भी टशल हो और 1 सेंटर। तो इसके ये जो ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन, ये सारे डिस्प्यूट्स जो है हमारे किस में आते हैं, ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 131 में आते हैं। ओके, सो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने सूट फाइल किया अगेंस्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर द आर्टिकल 131 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, आर्टिकल 131 आपको मैंने बता दिया। फिर स्टेट गवर्नमेंट ने चैलेंज किया कि सीबीआई का जो स्टेट गवर्नमेंट ने चैलेंज किया, किस चीज़ को चैलेंज किया, जो भी सीबीआई का ज्यूरिडिक्शन है एफआईआर रजिस्टर करने का, इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करने का, उसके अगेंस्ट जो है उन्होंने केस फाइल किया। तो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने बोला कि हमने तो जनरल कंसेंट विड्रॉ कर लिया था 2018 में ही, बट सीबीआई का एक्शन जो है, बट सीबीआई जो है फिर भी इन्वेस्टिगेट कर रहा है उस केस में, तो ये हमारे फेडरलिज्म को डायरेक्ट अटैक कर रहे हैं, तो हमारे फेडरल स्ट्रक्चर को डायरेक्ट अटैक कर रहे हैं। तो ये पॉइंट में यही लिखा हुआ है। फिर बहुत सारे स्टेट्स जो हैं उन्होंने भी सीबीआई को जो भी कंसेंट दिया था उसको विड्रॉ कर लिया, जैसे कि महाराष्ट्र हो गया, पंजाब, राजस्थान एटसेट्रा, दीज आर। तो ये सब क्या हुआ, इसके कारण क्या हुआ, ये रीसेंट क्लैशेस के कारण जो क्वेश्चन उठा वो हमारे उठा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की वजह से, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पे। ठीक है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म नीति आयोग का बहुत बड़ा एजेंडा है, कॉम्पिटिटिव एंड कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का मतलब होता है, सबसे पहली बात, वो डिवीजन ऑफ पावर। किसमें डिवीजन ऑफ पावर, सेंटर और स्टेट के बीच में जो भी डिवीजन ऑफ पावर, मतलब उनके कार्य कुछ अलग है, उनके काम कुछ अलग है, तो उसको बोलते हैं हम डिवीजन ऑफ पावर। ओके, सो क्या हुआ कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, कोऑपरेटिव मतलब सेंटर और स्टेट किसी चीज़ में कोऑपरेट कर रहे हो। फॉर एग्जांपल कोई लॉ बना, कोई स्कीम लागू हुई, तो सेंटर ने जो डायरेक्शन दिया और स्टेट ने भी कुछ मॉडिफाई करके अपनी चीज़ें अलाउ करके उस स्कीम को या फिर उस लॉ को बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट किया, तो दैट इज कॉल्ड कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। ओके, तो
इस पे जो है अभी ये जो रीसेंट क्लैशेस हो रहे हैं ये हमारे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पे क्वेश्चन कर रहे हैं, और जो इन टर्न हमारे फेडरल स्ट्रक्चर को, फेडरल सिस्टम को इफेक्ट कर रहा है। अपार्ट फ्रॉम सीबीआई इश्यूज की अगर बात करें, बहुत सारे अदर क्लैशेस भी होते हैं सेंटर और स्टेट के बीच। फॉर एग्जांपल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी को लेकर, फिर जो सेंट्रल रन स्कीम्स होती हैं उनको लेकर, जो भी सेंट्रल एजेंसीज एक्शन लेती हैं उनको लेकर, तो इन सब चीज़ों के कारण बहुत सारे क्लैशेस होते हैं सेंटर और स्टेट के बीच में। Okay, so this is the whole background of the issue. Now let's come to ये कौन से एस्पेक्ट हैं ऐसे फेडरलिज्म के जो हमारे इफेक्ट हो रहे हैं सीबीआई और स्टेट के बीच में टशल की वजह से, मतलब सीबीआई और स्टेट के बीच में लड़ाई होने की वजह से ऐसे कौन से फेडरलिज्म के फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट हो रहे हैं। तो व्हाट आर द एस्पेक्ट ऑफ द फेडरलिज्म आर अफेक्टेड विथ रिस्पेक्ट टू सीबीआई वर्सेस स्टेट टशल। ओके, तो सबसे पहला है पुलिस। तो आपको पता होना चाहिए अंडर द 7th शेड्यूल पुलिस जो है स्टेट सब्जेक्ट है, मतलब पुलिस जो है स्टेट के अंदर आता है। तो इसमें मतलब एक्सक्लूसिव पावर हो जाती है स्टेट की कि पुलिस से रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं वो हमारा स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में होता है। हाउएवर दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट जो है 1946 का, वो इस्टेब्लिश करता है सीबीआई को। वो बोलते हैं कि सीबीआई जो है एज अ सेंट्रल एजेंसी वो कंटिन्यू करेगा और कैरी आउट करेगा जो भी फंक्शंस है पुलिस के वो स्टेट में। तो दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट ये बोलता है कि सीबीआई भी करेगा, बट पुलिस जो है क्या है, स्टेट सब्जेक्ट है, और सीबीआई क्या है, हमारी सेंट्रल एजेंसी है। तो सेक्शन 5 और 6 जो है डीपी दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट का, वो हमारे जो सीबीआई की पावर है, जो हमारे स्पेशल पुलिस की जो भी पावर है उसको एक्सटेंड करता है, उनकी पावर को एक्सटेंड करता है और उनके जुरिडिक्शन को अदर एरियाज में भी, बट किसके रिक्वायरमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट के जो कंसेंट होगा उसके रिक्वायरमेंट के बाद। तो क्या होता है, इसी के कारण क्या हो रहा है, अब देखिए सीबीआई को भी अलग से पावर मिल रही है और पुलिस जो है स्टेट सब्जेक्ट है। तो सीबीआई तो ऐसे क्या हो रहा है, इस तरह से क्या हो रहा है कि सीबीआई सेंट्रल एजेंसी एज अ सेंट्रल एजेंसी की तरह वर्क कर रही है। अगर वो वहाँ पे वर्क कर रही है विदाउट द कंसेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, तो उसके कारण क्या हो रहा है, हमारा जो फेडरलिज्म का फंक्शन है वो एस्पेक्ट है वो हमारा इफेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। पुलिस एक बार रिवाइज कर लेते हैं, पुलिस जो है हमारा कौन से सब्जेक्ट में आता है, स्टेट सब्जेक्ट में आता है, बट सीबीआई को पावर दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंदर मिली कि इस जो हमारे सीबीआई है वो भी फंक्शन एज अ सेंट्रल एजेंसी फंक्शन कर सकता है पुलिस की तरह स्टेट में विद द परमिशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। नाउ लेट्स कम टू जनरल कंसेंट फॉर द सीबीआई, ये जो है सेकेंड पॉइंट है। तो अंडर द दिल्ली पुलिस दिल्ली पुलिस स्पेशल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट जो है, सीबीआई को मैंडेटरली कंसेंट लेना पड़ेगा स्टेट गवर्नमेंट से जब भी वो इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है। उससे पहले किसी भी स्टेट में अगर वो इन्वेस्टिगेशन शुरू करने जा रहे हैं तो उनको पहले मैंडेटरली स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन लेनी ही पड़ेगी। ये प्रीलिम्स में भी आ सकता है, इसलिए मैं आपको बहुत एम्फसाइज कर रही हूँ इस पॉइंट में। सीबीआई मस्ट मैंडेटरली ऑब्टेन द कंसेंट, वेट अ मिनट, CBI must mandatorily obtain a consent of the state government. State government concerned below beginning to investigate a crime in before beginning to investigate a crime in a state. Okay, अब कंसेंट जो है स्टेट गवर्नमेंट का या तो केस स्पेसिफिक होगा या फिर जनरल कंसेंट होगा। जनरल कंसेंट जो है नॉर्मली स्टेट देता है कि सीबीआई को हेल्प करने के लिए, वो सीबीआई को हेल्प करने के लिए जनरल कंसेंट नॉर्मली जो स्टेट गवर्नमेंट देते हैं कि आप जो है इन्वेस्टिगेट कर सकते हो करप्शन, ताकि उनको ईजी रहे अगेंस्ट द सेंट्रल एम्प्लॉयज़, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ होते हैं स्टेट के अंदर उनको। इन एब्सेंस ऑफ विच, अगर जनरल कंसेंट नहीं है, सीबीआई वुड हैव टू अप्लाई टू द स्टेट गवर्नमेंट इन एवरी केसेस बिफोर टेकिंग इवन अ स्मॉल एक्शन। भले जनरल कंसेंट नहीं मिला है फिर भी सीबीआई को हर उसमें स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी, भले वो स्मॉल केस ही क्यों ना हो। ठीक है, तो इसके कारण क्या हो रहा है, सीबीआई तो स्मॉल केस में वो उसको लेना पड़ेगा, बट क्या हो रहा है कि इसके कारण सीबीआई जो है स्मॉल केसेस में नहीं लेते हैं, जनरल कंसेंट नहीं लेते, जिसके कारण फेडरलिज्म का एस्पेक्ट है वो हमारा डिफीट हो रहा है। फिर आते हैं थर्ड जो है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन।
कॉन्सेप्ट जो है सीबीआई का वो बहुत ज़्यादा एडवांस्ड और स्पेशलाइज्ड एडवांस्ड फॉर्म है, जहाँ पे स्पेशलाइज्ड इन्फॉर्मेशन हो गई, टेक्निकल नॉलेज हो गई, ये सब भी इंक्लूड होता है। और इसके कारण क्या होता है, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन भी वो कर लेते हैं। ठीक है, तो यही एस्पेक्ट्स हैं जो फेडरलिज्म के सीबीआई और स्टेट टशल के बीच में अफेक्ट हो रहे हैं। तो लेट अस रिवाइज। पहला है पुलिस, दूसरा है हमारा जनरल कंसेंट फॉर द सीबीआई, एंड तीसरा है टेरिटोरियल एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन। नाउ लेट्स कम टू व्हाई सच इश्यूज एमर्ज इन केस ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इन इंडिया। अब क्यों ऐसे केसेस ऐसे इश्यूज एमर्ज हो रहे हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के इंडिया में। अब आपको पता होगा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म मतलब होता है दैट इज हॉरिजॉन्टल डिवीजन, हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप बिटवीन द स्टेट एंड द यूनियन। ठीक है, जिसके कारण इसका मतलब है कि कोई भी मतलब या तो सेंटर या तो स्टेट कोई भी एक दूसरे से अबव नहीं है। तो बहुत सारे इश्यूज एमर्ज हो रहे हैं बिकॉज ऑफ फॉलोइंग रीजन। तो पहला है कॉन्करेंट जुरिस्डिक्शन। कॉन्करेंट जुरिडिक्शन में अगर बात करें तो बॉडीज जैसे कि हो गई सीबीआई, नारकोटिक्स ब्यूरो एटसेट्रा, ये जो है मल्टी जुरिडिक्शनल क्राइम है, रिक्वायर्स मल्टी जुरिडिक्शनल क्राइम। मतलब बहुत सारी जो क्राइम्स होते हैं उनको ये एक ही अपने मतलब बहुत ज़्यादा जो क्राइम्स होते हैं, फॉर एग्जांपल ब्राइब्स हो गई, करप्शंस हो गई, एंड कुछ ड्रग्स से रिलेटेड हो गई, तो ये सब जो है ये सारे क्राइम्स जो है सीबीआई या नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अंदर आते हैं। येट इट कॉन्करेंस विद द लोकल पुलिस फोर्स एंड प्री एम्पशन कॉज रिकरेंट फेडरल इशूज। क्या होता है कि ये जो है मतलब जो हमारी लोकल पुलिस होती है, आपको वो भी पता होगा कि वो भी करप्शन के केसेस और कुछ कुछ चीज़ें देखते हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है, कॉन्करेंस हो रही है, मतलब दोनों के बीच में इंटरेक्शन कम हो रहा है या फिर ओवरलैपिंग ज़्यादा हो रही है, जिसके कारण हमारे फेडरल इश्यूज बढ़ रहे हैं। फिर आते हैं पावर टिल्टेड टू सेंटर। एट द सेम टाइम अगर बात करें, ये जो है इंजरियस है हमारे कंट्री के इंटरेस्ट के लिए, बिकॉज ये वीक सेंट्रल अथॉरिटी क्या होगा of the country to provide for weak central authority which would be incapable of ensuring peace of coordinating vital matters of common। तो पावर्स जो है वो सेंटर की तरफ टिल्टेड है। ओके, आपको पता होगा क्योंकि हमारा यूनिटरी बेसिस भी हम फॉलो करते हैं, दैट्स वाई हमारी पावर जो है टिल्टेड है सेंटर की तरफ। फिर कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ आर्टिकल 131। ओवर द ईयर्स अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने हेट्रोजीनियस डिसीजंस लिए हैं। हेट्रोजीनियस मतलब बहुत अलग अलग डिसीजंस लिए हैं ऑन वेदर अ स्टेट कैन चैलेंज द सेंटर अंडर आर्टिकल 131। तो अगर एग्जाम्पल बताया जाए तो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने सेंटर के अगेंस्ट चैलेंज किया था किस लिए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एक्ट के अंदर, कि जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एक्ट पास हुआ था, सेंटर ने पास किया था, तो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने सेंटर के अगेंस्ट वो किया था। क्यों? क्योंकि पुलिस जो है हमारा स्टेट सब्जेक्ट है और एनआईए जो है एज अ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है वो भी पुलिस के कुछ कुछ जो वर्क हैं वो ओवरलैप करते हैं। तो इसलिए जो है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने सेंटर को चैलेंज किया था। तो ये कॉम्प्लेक्सिटी है अंडर आर्टिकल 131। फिर नो बॉडी टू फॉस्टर कोऑर्डिनेशन, मैनेज बार्गेनिंग एंड कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। तो साकरिया कमीशन जो थी, सरकारिया कमीशन, उन्होंने सजेस्ट किया था कि आप इंटरस्टेट काउंसिल सेक्रेटेरिएट बनाइए, बट वो सेटअप किसके अंदर हुआ, होम मिनिस्ट्री के अंदर। तो होम मिनिस्ट्री मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट फिर से स्ट्रांग हो गई, इट सीजेस टू बी एंड फिर वो इंडिपेंडेंट बॉडी नहीं रहेगी। इसके कारण सेंटर और स्टेट जो रिलेशन है वो भी वो इफेक्ट हुआ बिकॉज ऑफ ये इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन नहीं रह गई। फिर सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर क्रिएटिंग फ्रिक्शन। अब पावर अगर किसी एक जगह सेंट्रलाइज्ड है तो ये क्या है, हमारा ट्रस्ट, जो हमारा ट्रस्ट होता है एक दूसरे के प्रति, वो बिल्डअप नहीं हो पाता है। तो ट्रस्ट डेफिसिट हुआ सेंटर और स्टेट के बीच में बिकॉज ऑफ पावर जो है एक जगह सेंट्रलाइज्ड है। और जो भी डिविजुअल सेंटर जो भी टैक्सेस को पूल करते हैं वो धीरे धीरे कम होने लगा बिकॉज सरचार्जेस और शेयर जो है वो राइज हुए, बट वो सिर्फ स्पेसिफाइड पर्पस के लिए हमने यूज़ किया, हमने स्टेट्स को नहीं प्रोवाइड किया। तो इसके कारण भी हमारी जो सेंटर और स्टेट के बीच में है ट्रस्ट डेफिसिट आने लगा। ठीक है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का वो इफेक्ट हुआ। फिर डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, जब डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज होती है सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट में, तो उनके इंटरेस्ट जो है अलाइन नहीं होते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर कोई और पॉलिटिकल पार्टी है तो उनका इंटरेस्ट कुछ और होगा, स्टेट गवर्नमेंट में कुछ और है तो उनका इंटरेस्ट और कुछ होगा। इसके
कारण क्या है, वो एडिक्वेटली जो है सारी चीज़ें, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं, स्टैट्यूटरी इंस्टीट्यूशन है, उनको सेटअप नहीं कर पा रहे और उनके कॉन्फ्लिक्ट्स को भी रिजॉल्व नहीं कर पा रहे, विच इन टर्म जो है हमारे गवर्नेंस के गोल को इफेक्ट कर रहा है, तो वो हमारे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को भी इफेक्ट कर रहा है। ओके, सो आई होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो कौन कौन से इश्यूज है, सबसे पहला कॉन्करेंस ज्यूरिसडिक्शन, फिर पावर जो है हमारे सेंटर की तरफ टिल्टेड है, फिर कोऑर्डिनेशन नहीं है दोनों के बीच। आर्टिकल 131 में जो ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट का, उसमें भी कॉम्प्लेक्सिटी है। फिर डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, इसके कारण जो है हमारे चीज़ें जो है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इफेक्ट हो रहा है। अब वे फॉरवर्ड की अगर बात करें, वे फॉरवर्ड में अब आपको क्या आंसर, मतलब क्या चीज़ें आपको कंक्लूजन में लिखनी चाहिए या वे फॉरवर्ड में। तो सबसे पहले ऑब्वियसली ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए और कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए सेंटर और स्टेट के बीच में, दोनों में। किस चीज़ को लेकर? पहली बात तो उनको ऑनेस्ट होने चाहिए वो, और जो भी लॉज और पॉलिसीज़ बना रहे हैं उनमें स्टेट्स को इंक्लूड करना, स्टेट्स की कंसल्टेशन लेना। तो ये जो है ये हमारे सेंट्रल स्टेट के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाएगा और वो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में भी हेल्प करेंगे। फिर सजेशन फ्रॉम सेंटर स्टेट रिलेशन कमिटीज़ जो है, जैसे कि सरकारिया कमीशन हो गई, पंछी कमीशन हो गई, ये सब जो है सेंट्रल स्टेट रिलेशन में बहुत सारी रिकमेंडेशन दी है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि उन्होंने रिकमेंडेशन जो दी है, ऑफिस जो होगा गवर्नर का वो पॉलिटिकल होना चाहिए और टर्म जो है रिमूवल का उनको ऑल्टर्ड करना चाहिए। मैंडेट जो है इंटरस्टेट काउंसिल का उसको बढ़ाना चाहिए बियॉन्ड द एडवाइस और रिकमेंडेशन। मतलब हमारी, आपको पता होगा इंटरस्टेट काउंसिल जो है वो हमारी एडवाइजरी बॉडी है, तो एडवाइजरी बॉडी से ज़्यादा उनको मैंडेटरी बनाना होगा। फिर गाइडलाइंस हमको बनाने होंगे कि हम जो है प्रेसिडेंट का जो वीटो है, लेजिस्लेशन को वीटो पावर आपने पढ़ी होगी प्रेसिडेंट की, आई थिंक आर्टिकल मुझे याद नहीं है, तो वीटो पावर जो है उसमें प्रेसिडेंट का है। तो एब्सोल्यूट वीटो, पॉकेट वीटो, तो ये सब जो है उनको प्रेसिडेंट को प्रिवेंट करना कि वो मिसयूज़ ना करें इनका। इट्स ओनली फेयर टू इंक्लूड स्टेट्स व्हेन द सेंटर एंटर्स इन इंटरनेशनल एग्रीमेंट। तो सेंटर अगर इंटरनेशनल एग्रीमेंट में एंटर हो रहा है तो उसको स्टेट को भी इंक्लूड करना चाहिए। तो दीज आर द रिकमेंडेशन ऑफ सरकारी एंड पंछी कमीशन। ओके, फिर गिविंग फिजिकल स्पेस, ऑब्वियसली फिजिकल कैपेसिटी जो है स्टेट की उसको वाइडनिंग करना चाहिए और उसको लीगली गारंटेड करना चाहिए बिना सेंटर के शेयर के रिड्यूस किए। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करने चाहिए जो कि लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट करें फॉर पॉलिटिकल पार्टीज़, जो भी रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, बिकॉज रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो ज़्यादा ग्राउंड लेवल की रियलिटी जानती होगी एज़ कम्पेयर टू जो ऊपर है। ओके, फिर स्पेसिफिक रिकमेंडेशन फॉर बॉडीज़ लाइक सीबीआई। अब सीबीआई के लिए क्या स्पेसिफिक रिकमेंडेशन है? सबसे पहली है फॉलोइंग द यूरोपियन प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी। यूरोपियन प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी मतलब जो भी आपको चीज़ें हैं, जो भी स्टेट गवर्नमेंट है, ठीक है, वो डेफिनेट ग्राउंड फ्रेम करना चाहिए। मतलब किस बेसिस पे स्टेट गवर्नमेंट जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर सकती है जनरल कंसेंट और ट्रांसफ़र कर सकती है केस सीबीआई को फॉर अ हायर लेवल इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, तो वो केस जो है वो एज एन फॉर एग्जांपल सीबीआई इन्वेस्टिगेट कर रही है, तो सीबीआई का जो है रोल जो है, मतलब स्टेट गवर्नमेंट जो है वो ग्राउंड बता दे कि भैया सीबीआई इतने में सीबीआई जो है इतने इन सब केसेस में, इन सब चीज़ों में हमारा जो केसेस हैं उसमें हम सीबीआई को ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है, स्टैट्यूटरी रिकग्निशन दीजिए सीबीआई का, बिकॉज सीबीआई स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, तो इसके कारण क्या होगा, वो इंडिपेंडेंटली एक्ट कर पाएगी। और कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम बनाइए जो कि कॉपरेशन हो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी में, जो कि हमारे सीबीआई को भी रिवाइव कर सके और ग्लोरी दे सके, जो भी लॉस ग्लोरी है सीबीआई की। ओके, सो दिस इज़ द न्यूज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको 2-4 पॉइंट जो है प्रीलिम्स के लिए याद करने। सबसे पहले सीबीआई आप लक्ष्मीकांत से जाके पढ़िए, सीबीआई डायरेक्टर कैसे अपॉइंट होता है, 3 मेंबर कमेटी के। सीबीआई नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है। 4th पॉइंट है कि सीबीआई जो है जनरल कंसेंट के जब स्टेट गवर्नमेंट जनरल कंसेंट देगी तभी जो है सीबीआई इन्वेस्टिगेट कर सकती है स्टेट के अंदर, और बिना स्टेट गवर्नमेंट के परमिशन के सीबीआई कब इन्वेस्टिगेट करती है, जब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है ऑर्डर दे दे सीबीआई को। ओके, तो दीज आर द पॉइंट्स विच आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ओके, और ये जो एनालिसिस है वो भी आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। नाउ लेट्स कम टू द पब्लिक प्रोक्योरमेंट एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो
आपने गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पढ़ा होगा, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। प्रोक्योरमेंट जो भी गुड्स एंड सर्विसेज जो है गवर्नमेंट अथॉरिटी गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज प्रोक्योर करती हैं उस चीज़ के लिए है, तो उसका वो वैसे ही। तो पब्लिक प्रोक्योरमेंट मतलब गवर्नमेंट प्रोक्योर क्या कर रही है और वो उसको कैसे मैनेज कर रही है। ओके, सो पब्लिक प्रोक्योरमेंट फ्रेमवर्क इन इंडिया अगर बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है कुछ, जैसे कि आर्टिकल 246 हो गए, आर्टिकल 288 हो गए, 298, 299, 300, 308, 300, 355। तो ये सब आर्टिकल हैं। एक बार आप जाके बेयर एक्ट की बुक आती है जिसमें आर्टिकल्स मेंशन होते हैं, तो उसको जाके आप पढ़ लीजिएगा। फिर लेजिस्लेटिव प्रोविजन में आए तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 हो गया, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। तो दीज आर द एक्ट जो कि एक्ट हो गए लेजिस्लेटिव प्रोविजन, मतलब जो लॉ के अंदर बने हैं। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव गाइडलाइंस की अगर बात करें तो DEPR 1978, फिर GFR 2017, MSME ऑर्डर 2012, दीज आर द एडमिनिस्ट्रेटिव गाइडलाइंस। और ओवरसीयर्स की बात करें तो प्रोक्योरमेंट पॉलिसी डिवीजन हो गए, CVC सेंट्रल विजिलेंस कमीशन हो गई, फिर कैग हो गई, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, एंड CBI जो कि हमने पढ़ा, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ओके, तो आई होप ये फुल फॉर्म्स आपको पता होंगे। मैं एक बार लिख दे रही हूँ, सेंट्रल वेट अ मिनट, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, ओके, फिर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ठीक है, ऑडिटर जनरल, फिर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, ओके, फिर CBI तो आपको पता ही है। ओके, सो दीज आर द सम इम्पॉर्टेंट ओवरसीयर्स जो होते हैं जो देखते हैं। अब आते हैं पब्लिक न्यूज़ क्यों है, तो डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर जो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आती है, उन्होंने गाइडलाइंस रिलीज़ की है कि पब्लिक प्रोक्योरमेंट और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में कैसे रिफॉर्म किया जाता है। ओके, सो पब्लिक प्रोक्योरमेंट एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फ्रेमवर्क इंडिया में कैसे है हम वो देखते हैं। तो पब्लिक प्रोक्योरमेंट एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो है वो क्या क्या इंक्लूड करते हैं, जो भी प्रोक्योरमेंट गुड्स और सर्विसेज पब्लिक एंटिटी करती है और उनको डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में एग्जीक्यूट करती है, दैट इज कॉल्ड पब्लिक प्रोक्योरमेंट एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। फॉर एग्जांपल गुड्स जो हैं, गुड्स और सर्विसेज जो हैं वो जो भी गुड्स और सर्विसेज परचेज गवर्नमेंट करती है फॉर पब्लिक सर्विस डिलीवरी, जो भी पब्लिक है उनको डिलीवरी करने के लिए, तो दैट इज कॉल्ड पब्लिक प्रोक्योरमेंट। ओके, गुड्स और सर्विसेज जो भी गवर्नमेंट परचेज करती है पब्लिक सर्विस डिलीवरी के लिए उसको हम बोलते हैं पब्लिक प्रोक्योरमेंट। तो प्रेजेंटली सेंट्रल जनरल फाइनेंस रूल्स जो है 2017 के एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस प्रोक्योरमेंट मैनुअल जो है वो एक जनरल गाइडलाइन की तरह एक्ट करता है, जो कि सारी एजेंसीज फॉलो करती हैं और उनको फ्रीडम है, मतलब ये रूल्स तो फॉलो करती ही है पर उनको ये भी फ्रीडम है कि वो अपने खुद के रूल्स को, खुद के प्रोक्योरमेंट रूल्स बना के जनरल रूल्स के साथ कंप्लाई कर सकती हैं। ओके, तो ये जनरल फाइनेंशियल रूल्स एंड मिलिट्री फाइनेंस प्रोक्योरमेंट मैनुअल्स तो ये तो फॉलो करती हैं बट अपने खुद के भी रूल्स बना सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है, रेलवे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हो गई, रेलवे हो गई एट्सेट्रा, ये जो है 50% देयर जो भी रिस्पेक्टिव बजट होता है उनका वो पब्लिक प्रोक्योरमेंट पे वो स्पेंड करती हैं। वो किसकी गाइडलाइन पे करती है, वो खुद की गाइडलाइन पे करती हैं, सच एज डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर 2020 जो है इसके अंडर जो है वो अपने जो इसके अंदर गाइडलाइंस दी हैं उसके अंदर भी 50% जो है वो बजट अपना स्पेंड करती हैं। ओके, सो दिस इज़ द पब्लिक प्रोक्योरमेंट एंड मैनेजमेंट। अब हमको नीड, इसकी ज़रूरत क्या है, हमको इस फ्रेमवर्क को फिर से नया करने की ज़रूरत क्या है, इसलिए ज़रूरत है बिकॉज अभी तक हमारे पास कॉम्प्रिहेंसिव लॉ नहीं है किसी चीज़ का, तो एब्सेंस ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव लॉ फर्स्ट पॉइंट है। अब क्या होता है, हम देखते हैं कि हमारे लार्ज जो भी हमारे टैक्स पेयर्स हैं और कंट्री का रिसोर्सेज है विथ लार्ज सम्स ऑफ टैक्स पेयर्स और कंट्री रिसोर्सेज स्पेंड ऑन देम, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें स्पेंड की जाती हैं, कॉम्पिटिटिव, ट्रांसपेरेंट, एफिशिएंट पब्लिक प्रोक्योरमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, बट वो जो भी हमारा लार्ज सम ऑफ मनी हम इन सब में यूज़ तो करते हैं, सारी चीज़ें स्पेंड करते हैं, बट कॉम्प्रिहेंसिव लॉ नहीं है पब्लिक प्रोक्योरमेंट को लेकर, ठीक है। अब कोई भी चीज़ें मतलब कुछ चीज़ें एक ही जगह जा रही है तो वहाँ पे बल्क होता जा रहा है तो वहाँ पे उतना ज़रूरी नहीं है, तो हमको ये चीज़ें डिवाइडेशन करनी पड़ेगी, तो कॉम्प्रिहेंसिव लॉ नहीं है, इसके लिए हमको ये ज़रूरी है। फिर कॉम्प्लेक्स रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, जैसे कि 3 टायर गवर्नेंस स्ट्रक्चर है हमारे यहाँ का, जिनका ऑब्जेक्टिव्स और मिनिस्ट्रीज जो है वो
वो भी अलग अलग है, बट लार्ज नंबर ऑफ स्टैट्यूटरी बॉडी हैं जिनके डिफरेंट नीड्स भी हैं। तो इसलिए उनको भी कॉम्प्रिहेंसिव करने के लिए, कि मतलब उनके अलग अलग नीड्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं, बट उनको भी कॉम्प्रिहेंसिव करना पड़ेगा कि एक जगह जो है एज अ गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट होती है कि वो पब्लिक को सर्व करे। ठीक है, तो पब्लिक को सर्व करने के लिए उनको हर चीज़ें एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से रखनी पड़ेगी, तब जाके कोई भी चीज़ जो है पब्लिक तक पहुंच पाएगी। तो इसलिए कॉम्प्लेक्स रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के कारण हमारी चीज़ें जो है इधर उधर मतलब क्या बोलेंगे उसको, ओवरलैप हो रही हैं। तो इसलिए हमको वो भी ज़रूरी है, उसको भी कम करना। फिर क्यों ज़रूरी है? बिकॉज पब्लिक प्रोक्योरमेंट, ग्रोइंग शेयर्स ऑफ पब्लिक प्रोक्योरमेंट क्या हो रहा है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने अभी एस्टिमेट लगाया है कि पब्लिक प्रोक्योरमेंट जो है इंडिया का वो 30% है पूरे जीडीपी का। तो मतलब इट इज़ वेरी हाई, क्योंकि ये बढ़ रहा है धीरे धीरे। Adherence to least cost selection method, L1 method. While this method may hold good for procurement of routine works, goods and non-consulting services, but जब high impact और technology complex procurement की बात करें, ये क्या हो जाता है, ये सब optimal delivery, non performance और बहुत ज़्यादा cost हो जाता है, delay हो जाती है, arbitrations हो जाती हैं। तो इसके कारण जो है इसी को हम लीस्ट कॉस्ट सिलेक्शन मेथड बोलते हैं। ये लीस्ट कॉस्ट सिलेक्शन मेथड हम किसके लिए बोलते हैं? जो भी रूटीन वर्क के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे कि क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने स्टडी किया और हाईवे डेवलपमेंट सेक्टर का, उन्होंने हाईलाइट किया कि L1 जो मेथड है वो फेल हो चुका है, क्योंकि क्वालिटी जो है वो क्वालिटी को कंसीडर नहीं कर पाते हैं और परफॉर्मेंस को। तो इसलिए एज अ मेथड लीस्ट कॉस्ट सिलेक्शन मेथड जो है वो फेल हो चुका है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में अभी न्यू गाइडलाइंस जो है वो वर्क कर रही है कि जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, जिनका भी इंटरेस्ट है पब्लिक प्रोक्योरमेंट और इन सब में, उन सबको अलाइन करें कि हम जो प्रोजेक्ट है उसको एक स्पेसिफाइड टाइम, कॉस्ट और क्वालिटी और क्वालिटेटिव बना सके और एफिशिएंट डिलीवरी कर सके पब्लिक के लिए। ठीक है, फिर आते हैं की प्रोविजंस क्या है। अब लेटेस्ट गाइडलाइन की, जो भी लेटेस्ट गाइडलाइन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ने निकाली है, उसकी लेटेस्ट गाइडलाइंस क्या है हम वो देख लेते हैं। तो ये प्रिपेयर्ड हुआ है आफ्टर बहुत सारे स्टेक होल्डर्स के साथ कंसल्ट करके, और ये न्यू गाइडलाइंस जो है वो रिलीज़ की गई है एज अ जनरल इंस्ट्रक्शन की तरह रिलीज़ की गई है अंडर द जनरल फाइनेंशियल रूल्स 2017 के अंदर। ओके, तो सबसे पहली जो हमारी गाइडलाइन है, दैट्स इज प्रोसीजरल क्लैरिटी। प्रोसीजरल क्लैरिटी मतलब जो भी प्रोसीजर है, जिस भी प्रोसीजर से आप गुड्स और सर्विसेज पब्लिक तक पहुंचा रहे हो, वो आपको क्लियर होना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप कैसे इसको क्लियर कर सकते हो, जैसे क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ टेक्निकल एंड फाइनेंशियल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर बिडर्स। जो भी बिडर्स हैं, जो भी बिड कर रहे हैं किसी भी चीज़ के लिए, उनको एक टेक्निकल और फाइनेंशियल क्राइटेरिया बनाइए। इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट EPC मॉडल जो है वो फॉलो करिए टू स्पेसिफाई ब्रॉड टेक्निकल स्पेसिफिकेशन। और रोल जो है किनका, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट जो होते हैं उनका रोल जो है उसको डिफाइन कर दीजिए कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। फिर डिजिटल थ्रस्ट बनाइए। थ्रू कैसे बना पाएंगे? ओपन ऑनलाइन टेंडरिंग यूज़ करके एज अ डिफ़ॉल्ट। इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट बुक्स को इम्प्लीमेंट करिए और उसको इंटीग्रेट करिए हमको किसके साथ? IT एनेबल प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग सिस्टम के साथ। फिर बेटर प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन एंड क्वालिटी कैसे कर पाएंगे? वी डायरेक्ट डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाकर और फिजिबिलिटी स्टडी, ग्राउंड सर्वे कर ठीक है, जैसे कि प्रोजेक्ट आप अंडरटेक कर रहे हो उससे पहले आप ग्राउंड सर्वे कर लो। क्वालिटी एश्योरेंस प्लान को इंक्लूड कर ऑल्टरनेटिव कॉन्ट्रैक्टर सेलेक्शन, जैसे कि क्वालिटी कम कॉस्ट बेस्ड सेलेक्शन कर लीजिए एज एन ऑल्टरनेटिव टू L1 सिस्टम। L1 सिस्टम के ऑल्टरनेटिव में आप क्या कर सकते हैं? क्वालिटी कम कॉस्ट बेस्ड सिलेक्शन कर लीजिए। स्टेज वाइज प्रोग्रेस करिए और क्वालिटी रिव्यू करिए। फिर स्ट्रिक्ट पेमेंट करिए, टाइमलाइंस सच एज 75% जो एडहॉक पेमेंट है विद इन 10 वर्किंग डेज के अंदर आप कर दीजिए। और इंटरेस्ट और जो भी डिले हो रहे हैं उनको इम्प्रूव करिए कॉन्ट्रैक्टर की लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए, स्पेशली MSME जो सेक्टर्स हैं उनमें। डिस्प्यूट रिडक्शन करिए, कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? क्रिटिकल रिव्यू, आर्बिट्रेशन कोर्ट अवार्ड देकर। और अपील उनकी किसके अगेंस्ट लाई होगी? अपील लाई होगी ओनली ऑन जेन्युइन मेरिट बाय पब्लिक अथॉरिटीज़। इंट्रोडक्शन करिए इंसेंटिव्स का, जो कि पब्लिक अथॉरिटीज़ को इंसेंटिवाइज करें टू अपनी स्ट्रेटजी अच्छे से बनाने के लिए। और फिक्स्ड बजट बेस्ड सिलेक्शन मॉडल जो है अलाउ करिए फॉर कंसल्टेंसी सर्विसेज और कंसल्टेंट सब्सटीट्यूशन ओनली इन कंपेलिंग एंड अनअवॉइडेबल सर्कम
सर्कमस्टेंसेस। तो दीज आर द सम की गाइडलाइंस। ये आपको उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है पढ़ने के लिए, मतलब याद करने के लिए, बट हाँ थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि आप आंसर में इंक्लूड कर पाए। अब व्हाट आर द चैलेंज दैट रिमेन इन पब्लिक प्रोक्योरमेंट एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। अब क्या चैलेंज इसके बाद भी रिमेन रह जाएंगे? तो इनएफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, फॉर एग्जांपल टाइमली कंप्लीशन करना है किसी भी पब्लिक प्रोजेक्ट का और एस्टिमेटेड कॉस्ट के अंदर, और क्वालिटी भी आपको इम्प्रूव करनी है, तो उसमें क्या होता है, थोड़ा बहुत डिले होते हैं। तो डिस्टेंट ड्रीम ड्यू टू फ्रीक्वेंट कॉस्ट ओवररन, प्रोजेक्ट डिले और वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। तो रिसोर्स का वेस्टेज बहुत ज़्यादा हो जाता है जब बिल्कुल हम क्वालिटेटिव चीज़ें नहीं पहुंचा पाते। फिर प्रेजेंस ऑफ अनफेयर प्रैक्टिसेस एंड करप्शन, डिस्पाइट मोर रेगुलेशन एडेड ओवर टाइम, बहुत सारे रेगुलेशंस ऐड किए गए बट ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी जो है वो पुअर ही रह गई, जिसके कारण क्या हो रहा है, अनफेयर प्रैक्टिसेस और करप्शन जो है बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। ओके फिर पुअर डिसीजन मेकिंग ड्यू टू कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर, क्या होगा, ब्यूरोक्रेटिक हैशल्स होंगे, हजार्ड्स होंगे, जिसके कारण इरेगुलरिटीज आएगी और डिसीजन मेकिंग में भी प्रॉब्लम होगी। लैक ऑफ कॉम्पिटिटिव न्यूट्रलिटी, फॉर एग्जांपल कोई भी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है बिकॉज ऑफ पब्लिक प्रोवाइडर्स जो हैं, बहुत सारे पब्लिक प्रोवाइडर्स के प्रेफरेंस जो हैं वो भी अलग अलग हैं। अदर कंस्ट्रेंट्स की अगर बात करें तो इन्फॉर्मेशन एसिमेट्री है, बिकॉज बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है जो कि इन्फॉर्मेशन, कुछ कोई और इन्फॉर्मेशन बोलता है, कुछ कोई और इन्फॉर्मेशन देता है, तो इन्फॉर्मेशन एसिमेट्री स्पेशली एट एमएससी लेवल्स, अनअवेलेबिलिटी ऑफ सफिशिएंट प्रोक्योरमेंट प्रोफेशनल्स एंड पुअर ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म। ओके सो दीज आर द सम challenges which remain in public procurement and project management. Okay, सो नाउ लेट्स कम टू द वे फॉरवर्ड। वे फॉरवर्ड में अगर बात करें तो बिल्डिंग ऑन एग्जिस्टिंग रूल्स एंड प्रोसीजर, इंडिया को होल पब्लिक प्रोक्योरमेंट और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में उनको रिफॉर्म करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल बैक द जनरल फाइनेंस रूल्स थ्रू लेजिस्लेटिव पावर, मतलब लेजिस्लेटिव पावर मतलब एक एज अ लॉ ही बना दीजिए जो कि पब्लिक प्रोक्योरमेंट के लिए यूज़ हो। सिंप्लीफाई करना है एग्जिस्टिंग प्रोसीजर, जैसे कि फ्लेक्सिबिलिटी मिल सके, डिस्क्रिशन मिल सके, जो कि ट्रांसपेरेंसी और हमारे अकाउंटेबिलिटी को बढ़ाएगा। और ये जो है ये तभी कर पाएंगे जब पॉलिसी प्लानर्स और पब्लिक प्रोक्योरमेंट ऑफिशियल्स जो हैं और बहुत सारे स्टेक होल्डर्स जो इनके अंदर वर्क कर रहे हैं वो एक साथ आके काम करना स्टार्ट करें। फिर ऑल्टरनेटिव प्रोक्योरमेंट मैकेनिज्म भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं बेस्ड ऑन एमर्जिंग ट्रेंड्स, जैसे कि हमारा ई प्रोक्योरमेंट मेथड है, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस मार्केटिंग पोर्टल जो है हमने बताया था, सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल है ऐसे। फिर परफॉर्मेंस रेटिंग इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं इन कॉम्पिटिटिव बिडिंग, ठीक है। इंट्रोडक्शन कर सकते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ ड्रीब्रीफिंग प्रोसीजर टू लेट अनसक्सेसफुल जो भी बिडर्स हैं वो जान पाए कि उनकी कहाँ पे गलती थी, कहाँ पे क्यों वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए, तो ये भी हम बोल सकते हैं। फिर इनकॉर्पोरेट इंटीग्रिटी पैक्ट, आई थिंक इंटीग्रिटी पैक्ट जो है मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है PT 365 में, अगर मैंने पढ़ाया होगा, और नहीं पढ़ाया है तो आपको मैं बता रही हूँ। इंटीग्रिटी पैक्ट मतलब किसी भी चीज़ का इंटीग्रल मतलब इंटीग्रिटी समझना, वेयर पॉसिबल एंड अपॉइंट मोर इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल मॉनिटर्स, ठीक है। क्लोज कोऑर्डिनेशन बनाना है सारे कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो हो गई, हमारी गवर्नमेंट हो गई, डिपार्टमेंट और PSUs, और अवेयरनेस और ट्रेनिंग प्रोवाइड करना जो भी हमारे ऑफिशियल्स हैं, प्रोक्योरमेंट ऑफिशियल्स हैं उनको। ओके सो दिस इज द वे फॉरवर्ड। नाउ लेट्स कम टू द स्निपेट। WTO एग्रीमेंट ऑन गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट। तो गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट जो है, एग्रीमेंट ऑन गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट किसके अंदर आता है, WTO के अंदर आता है। ये क्या है, ये एक प्लूरीलेटरल एग्रीमेंट है, जो कि प्लूरीलेटरल एग्रीमेंट का मतलब होता है जो भी WTO के मेंबर्स हैं उन पे अप्लाई होता है, और मतलब जो भी मेंबर्स हैं उन पे अप्लाई होता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो सारे मेंबर्स पे ही अप्लाई होगा, कि इसका ये एक प्लूरिस्टिक एग्रीमेंट है जो कि इंश्योर करता है कि जो भी हमारा गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट मार्केट है वो ओपन हो, फेयर हो और ट्रांसपेरेंट हो, ठीक है, और उसमें कॉम्पिटिशन हो। ये गारंटी करता है कि हम जो भी प्रोक्योर कर रहे हैं उसको नेशनल ट्रीटमेंट और उसको डिस्क्रिमिनेट ना करें। तो WTO के आप 2-3 चीज़ें तो आपको पता ही होंगी, या 2-3 चीज़ें, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमको जो भी उसको नेशनल ट्रीटमेंट देना है, कोई भी अगर कोई भी प्रोडक्ट हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो हमको उसको भी नेशनल ट्रीटमेंट देना है, जो हमारे नेशनल में जिसका जितना रेट है उतना ही उसका भी होना चाहिए। फिर
नॉन डिस्क्रिमिनेट करना है, जो भी आ रहा है उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है, ठीक है। तो दीज आर द सम WTO के रूल्स हैं। जो भी प्रोडक्ट आ रहा है उनको नेशनल ट्रीटमेंट और नॉन डिस्क्रिमिनेट करना है, ठीक है। फिर इंडिया जो है, बट इंडिया जो है इसका पार्टी नहीं है, इसका ऑब्जर्वर गवर्नमेंट है इंडिया 2010 से। याद रखिए, इंडिया जो है इसका पार्टी नहीं है। एग्रीमेंट ऑन गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट का इंडिया जो है पार्टी नहीं है, ओके। फिर आते हैं इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी, दिस इज द थर्ड टॉपिक। तो वाई इट इज़ इन न्यूज़, तो रिसेंटली क्या हुआ है, जो भी हमारी कांग्रेस गवर्नमेंट है पंजाब में, फॉर ओवर फ्रैक्शनलिज्म, उन्होंने एंड द क्वेश्चन रिगार्डिंग द लीडरशिप ऑफ पार्टी एट नेशनल लेवल इन रीसेंट मंथ हैज़ मेड इट इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द लार्जर इशूज ऑफ इनर पार्टी डेमोक्रेसी इन पॉलिटिकल पार्टी। इनर पार्टी डेमोक्रेसी का मतलब सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जो मैं आपको बता दे रही हूँ, कि पॉलिटिकल पार्टी होती है, पॉलिटिकल पार्टी के अंदर जो भी मेंबर्स होते हैं उनके लिए क्या डेमोक्रेसी है, वो क्या चीज़ें फॉलो करते हैं, वो क्या रूल्स फॉलो करते हैं, दैट इज कॉल्ड इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी। तो नाउ लेट्स नो अबाउट पॉलिटिकल पार्टीज एंड इनर पार्टी डेमोक्रेसी। तो पॉलिटिकल पार्टी आपको पता है वो क्या होती है, एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप होता है सिटीजन्स का, जिनका एक कॉमन व्यूज़ होते हैं गवर्नेंस पे, और वो एक पॉलिटिकल यूनिट की तरह एक्ट करते हैं टू कंट्रोल द गवर्नमेंट या फिर उनकी पॉलिसीज़ को अपोज करने के लिए, ओके। दो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अब ये लाइन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि मैंने रेड से वो किया है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देता है, और वो जो है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो है हमारी फंडामेंटल राइट्स भी हैं अंडर आर्टिकल 19(1)(c), बट राइट टू फॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है। याद कर लीजिए, राइट टू फॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कोऑपरेटिव सोसाइटीज को फंडामेंटल राइट देते हैं, बट राइट टू फॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज को फंडामेंटल राइट नहीं बोलते हैं, ओके। अब इंटरनल डेमोक्रेसी जो है पॉलिटिकल पार्टीज में, उसका मतलब है कि जो भी लेवल्स हैं, जो भी मेथड हैं, जो भी पार्टी मेंबर्स के लिए इंक्लूड होते हैं, जो भी पार्टी मेंबर्स के लिए इन डिसीजन मेकिंग एंड डेलिबरेशन विद इन द पार्टी स्ट्रक्चर, ओके। तो दिस इज इंटरनल डेमोक्रेसी इन पॉलिटिकल पार्टी। अब लॉ देख लेते हैं पॉलिटिकल पार्टी के लिए इंडिया में क्या क्या है। तो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे पहली बात तो पॉलिटिकल पार्टीज हमारी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं, दीज आर नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। सेक्शन 29A ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 का, उसके अंदर दो प्रोविजन है, यही एक मेन स्टैट्यूटरी प्रोविजन है जो कि पॉलिटिकल पार्टीज से डील करता है, और ये ऑर्डर करता है पॉलिटिकल पार्टीज को कि वो कॉन्स्टिट्यूशन से अलाइजेंस रहे, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करें और प्रिंसिपल ऑफ सेकुलरिज्म, सोशलिज्म, डेमोक्रेसी को फॉलो करें, एंड अपहोल्ड करें सॉवरेनिटी एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द इंडिया। फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो भी रिक्वायर करता है कि पार्टी जो है एप्लीकेशन दे, शुड बी अकेम्पेन्ड बाय, वो जो है डॉक्यूमेंट एंड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें, पावर और फंक्शन क्या है उनके, और मेथड्स ऑफ अपॉइंटमेंट क्या है, और डिटेल्स क्या है ऑफिस बियरर्स की, वो सब जो है इलेक्शन कमीशन बताते हैं। Okay, so this is the law of political parties in India. Now let's come to why internal party democracy becomes significant in Indian democratic system. तो Indian democratic system में इतना internal party democracy जो है इतना famous, इतना significant क्यों है? तो आपको पता होना चाहिए, इंडिया जो है मोस्ट वाइब्रेंट और रोबस्ट मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी है। आपने देखा होगा बहुत सारी पार्टीज़ हैं हमारे इंडिया में, ठीक है। तो इंडिया जो है मल्टी पार्टी सिस्टम है, बट इसको इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी की नीड इसलिए है बिकॉज, और उसको डेमोक्रेसी को सस्टेन करने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज एज अ, मतलब इनको क्यों इतना मतलब क्यों इतनी सिग्निफिकेंट है इंडियन डेमोक्रेटिक में। तो पॉलिटिकल पार्टीज जो है एज अ लिंक की तरह वो होते हैं, एज अ लिंक किसके बीच, लिंक जो होते हैं पीपल और रिप्रेजेंटेटिव जो मशीनरी है, जो हमारी रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट है, जो हमारी पार्लियामेंट में बैठी है, तो ये जो है पीपल और पार्लियामेंट के बीच में जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो लिंक होती है, और ये हमको कंटिन्यूस कनेक्शन प्रोवाइड करती हैं पीपल और गवर्नमेंट के, और या फिर जो अपोजिशन में गवर्नमेंट है उनके साथ, जिसके कारण क्या होता है, अगर ये पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होंगी तो हमारी जो है पीपल का जो इंटरेस्ट है वो हार्मफुल होगा। कोई भी इश्यूज अगर पॉलिटिकल पार्टी के बीच में हो रहा है तो वो इंटरेस्ट भी पीपल्स की जो भी डिसीजन, पीपल्स का जो भी पीपल्स जो है आगे चल के पीपल ही वोट करके उनको गवर्नमेंट बनाते हैं, तो उनको भी जो भी पीपल की जो भी मतलब एज अ पर्सन जिनका भी कोई प्रॉब्लम होगी वो इश्यूज रिजॉल्व नहीं हो पाएंगे अगर पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर ही इश्यूज चल रहे हैं, ठीक है। तो फिर आते हैं सेकेंड पॉइंट, सॉरी,
डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी। तो पॉलिटिकल पार्टी जो है ये एजेंट है डेमोक्रेसी के और सेफ्टी वॉल्स है पॉलिटिकल सिस्टम के, इसलिए ये डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इम्पैक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू ऑल सिटीजन। द प्रोसीजर फॉर डिटरमाइनिंग द लीडरशिप एंड कंपोजिशन ऑफ द पार्टीज आर नॉट कम्प्लीटली ओपन एंड इंक्लूसिव। जो भी प्रोसीजर होता है लीडरशिप और कंपोजिशन पार्टीज का, जो भी लीडर कौन का बनेगा और ये सब, ये ओपन नहीं है और इंक्लूसिव भी नहीं है, जिसके कारण जो है ये हमारे सिटीजन्स का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो है उसको अफेक्ट कर रहे हैं, बिकॉज हमको नहीं पता है कि हमारा जो लीडर है वो कैसे चुना जा रहा है। ठीक है, जो भी पार्टी का लीडर कैसे बनता है ये सब। फिर एलिटिज्म लीडिंग टू फॉल्टी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टिकट। सेंट्रलाइज्ड और एम्बिग्युअस वर्किंग के कारण क्या होता है, जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है पार्टी टिकट का वो कुछ सेक्शन ऑफ पीपल की तरफ जाता है और रेस्ट ऑफ द सोसाइटी एक्सक्लूड हो जाती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स जो है उसको रिड्यूस करेगा अगर इनर पार्टी डेमोक्रेसी बहुत अच्छा हो रहा है, क्योंकि क्या होता है जब भी हमारे लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो होते हैं वो हमारे क्रिमिनल बैकग्राउंड के होते हैं, एज अ पार्टी नॉमिनी बनते हैं और जिनको फोरफ्रंट पे रखा जाता है। तो अगर ये इनर पार्टी डेमोक्रेसी होगी तो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स भी कम होगा। फिर लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन इनर फंक्शनिंग ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज। इसके कारण क्या हो रहा है, सीरियस कॉन्सिक्वेंस हो रहे हैं हमारी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में। फिर नो लॉ रेगुलेटिंग अपॉइंटमेंट। दो आरपीए एक्ट क्या करता है, डिस्क्वालीफाई करता है सिटिंग लेजिस्लेटर को। ठीक है, अगर इनर पार्टी का कोई भी डेमोक्रेसी ना होने की वजह से तो क्या होता है, जो अभी हमारे पार्टी मेंबर्स है, जो भी पॉलिटिशियंस है, उनको वो डिस्क्वालीफाई नहीं हो रहे, एज अ लेजिस्लेटर तो डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं, बट पार्टी के अंदर जो है वो जो भी पोजीशन होल्ड कर रहे हैं वो उसके कारण उसमें डिस्क्वालीफाई नहीं हो रहे हैं। ओके, सो नो लॉ रेगुलेटिंग अपॉइंटमेंट। अब आते हैं चैलेंजेस इन सेटिंग अप इन पार्टी डेमोक्रेसी। अब पार्टी डेमोक्रेसी को सेट करने में क्या चैलेंजेस हैं। सबसे पहले इनएडिक्वेट पावर है हमारे इलेक्शन कमीशन के पास। आपको पता होगा इलेक्शन कमीशन जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज़ की फंक्शनिंग को रेगुलेट नहीं कर सकते, ये आप अच्छे से पढ़ लीजिए। इलेक्शन कमीशन जो है हमारे पॉलिटिकल पार्टी को फंक्शनिंग को रेगुलेट नहीं कर सकते। तो इन केस इंडियन नेशनल कांग्रेस वर्सेस न्यू इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल वेलफेयर अदर्स 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो प्यूनिटिव एक्शन नहीं ले सकती अगेंस्ट द रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज, अगर पॉलिटिकल पार्टी इनर पार्टी डेमोक्रेसी को फॉलो नहीं कर रहे हैं, उसके प्रिंसिपल को वॉयलेट कर रहे हैं, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर कोई भी पावर नहीं है कि वो रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज के अगेंस्ट जो है एक्शन ले सके। ठीक है, तो ये जो है ये इनएडिक्वेट पावर है हमारे इलेक्शन कमीशन की। फिर रेसिस्टेंस बाय डायनेस्टिक कास्ट एंड रिलीजन पार्टीज। मोस्ट जो पार्टीज हैं हमारी ओपनली कास्ट और रिलीजियस बेस्ड होती हैं, जो कि आपको पता होगा कि पार्टीज जो है कभी भी रिलीजियस बेस्ड और ये सब नहीं होना चाहिए, बट वो होती हैं, जिसके कारण क्या होता है हमारी बहुत सारी चीज़ें जो है इनर पार्टी डेमोक्रेसी जो है इफेक्ट होती है, बिकॉज वो पूरे पीपल्स को भी इफेक्ट करती है। अगर पार्टीज यही करेंगे तो हमारे पीपल्स भी यही करेंगे। फिर एलिटिज्म इन पार्टीज। लीडरशिप जो है पॉलिटिकल पार्टी का वो जनरली मोस्टली कैसे डिसाइड होता है, जो भी क्वार्टरी जो होते हैं पार्टी फंक्शनरीज के वो डिसाइड करते हैं। इवन व्हेन इलेक्शन जब भी होता है इन विच मेंबर्स ऑफ द नेशनल ऑर्गेनाइजेशनल और डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ द पार्टी पार्टिसिपेट, प्री डिटरमाइंड चॉइस जो होती है पार्टी की वो एलीट होती है, इज मेजरली सपोर्टेड बाय अदर मेंबर्स। तो बहुत सारे मेंबर्स भी सपोर्ट करते हैं। तो दीज आर द चैलेंजेस जो हमारे पार्टी डेमोक्रेसी में आते हैं। तो अब वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए इसके लिए, सबसे पहले तो पॉलिटिकल पार्टीज को हमको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देना चाहिए, बिकॉज हमने पढ़ा कि पॉलिटिकल पार्टीज ना ही फंडामेंटल राइट है ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया है उनको, तो पॉलिटिकल पार्टीज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर जर्मनी की बात करें तो जर्मनी में पॉलिटिकल पार्टीज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया है। एज पर इट्स लॉ इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन मस्ट कन्फर्म टू डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस इंडिया में भी लानी चाहिए। फिर रिस्पॉन्सिबल बॉडी हमको स्टेब्लिश करनी चाहिए विद इन द पॉलिटिकल पार्टीज, जो कि इनर पार्टी डेमोक्रेसी को देख सके। अगर यूके की बात करें तो कंजर्वेटिव पार्टी जो है यूके की, वहाँ पे सेंट्रल काउंसिल एंड एग्जीक्यूटिव कमेटी है जो कि इलेक्ट करती है उस पार्टी के प्रेसिडेंट, चेयरमैन और वाइस चेयरमैन को एनुअल मीटिंग के लिए। तो ऐसी ही कोई कमेटी जो है या फिर काउंसिल जो है पॉलिटिकल पार्टी के अंदर हमें इंडिया में भी बनानी चाहिए। फिर उनकी फंडिंग को डिस्क्लोज करिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि उनका जो अकाउंट है कहाँ से एसेट्स आ रहे हैं, कहाँ से फंडिंग आ रही है। एक एक्ट है जो कि इनकी फंडिंग को डिस्क्लोज करता है, वो या फिर कोई स्कीम है जो कि मैंने आपको पढ़ाई थी
पेटी 365 में, तो वो आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फिर रीथिंक एंटी डिफेक्शन लॉ इंस्टीड ऑफ लुकिंग इनर पार्टी डेमोक्रेसी। एक वे है पावर को डिसेंट्रलाइज करने का कि आप एंटी डिफेक्शन लॉ जो है उसको हटा दीजिए। ये जो है इसके लिए जो भी वोट्स है लेजिस्लेचर में वो नेगोशिएशन और ये सब बढ़ाइए। फिर इम्प्लीमेंट सजेशन ऑफ फ्रॉम कमिटीज़, लाइक सेवरल कमिटीज़ बनी है, जैसे कि दिनेश गोस्वामी कमेटी हो गई, तारकुंडे कमेटी हो गई, इंद्रजीत गुप्ता कमेटी हो गई। इनको ये जो है इन्होंने बोला है कि ट्रांसपेरेंट वर्किंग करिए पॉलिटिकल पार्टीज़ का। 1999 लॉ कमीशन रिपोर्ट जो है उन्होंने रिकमेंड किया है कि रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को इंट्रोड्यूस करिए जो कि इंटरनल स्ट्रक्चर्स और इनर पार्टी डेमोक्रेसी को गवर्न करेंगे। ड्राफ्ट पॉलिटिकल पार्टीज रजिस्ट्रेशन रेगुलेशन ऑफ अफेयर्स एक्ट 2011 वो भी सबमिट किया गया है टू यूनियन लॉ मिनिस्ट्री। इसका एम है कि कॉन्स्टिट्यूशन फंक्शनिंग एंड फंडिंग अकाउंट्स ऑडिट और अदर अफेयर्स जो भी हैं उनको रेगुलेट करिए पॉलिटिकल पार्टीज से रिलेटेड। ओके, सो दिस इज द इनर पार्टी डेमोक्रेसी। Now let's come to the anti defection law, very important topic. आई थिंक 2-3 बार क्वेश्चंस प्रीलिम्स में आए हैं। तो एंटी डिफेक्शन लॉ जो है इसके बारे में हम पढ़ते हैं। ये न्यूज़ में क्यों है? सबसे पहले तो कलकत्ता हाई कोर्ट ने वेस्ट बंगाल असेंबली स्पीकर को एक डेडलाइन दी है कि आप ऑर्डर पास करिए इन द डिफेक्शन केस। व्हाट इज़ डिफेक्शन? सबसे पहले डिफेक्शन का मतलब क्या होता है? डिफेक्शन का मतलब ये होता है कि जो भी प्रैक्टिस ऑफ फ्लोर क्रॉसिंग मतलब एक मेंबर जो है अपनी पार्टी की तरफ से उठ के दूसरे पार्टी की तरफ बैठ गया, मतलब दूसरे पॉलिटिकल पार्टी मतलब दूसरे अपोजिशन की तरफ बैठ गया या जहाँ भी बैठ गया, तो दैट इज़ कॉल्ड फ्लोर क्रॉसिंग। ऑल्सो कॉल्ड उसको क्या बोलते हैं? हॉर्स ट्रेडिंग भी बोलते हैं। ओके, फॉर इंस्टेंस इन लोकसभा अगर बात करें, इफ एमपी ऑफ पार्टी ए जॉइन पार्टी बी देन दे आर सेड टू बी डिफेक्टेड बिकॉज उन्होंने अपनी पार्टी चेंज करके दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली। अब इवोल्यूशन कैसे हुआ हमारे एंटी डिफेक्शन लॉ का इंडिया में? बिफोर 1967 की अगर बात करें तो इंडिया ने सिर्फ 500 डिफेक्शन केसेस जो हैं देखे थे, बट बिटवीन 1967 टू 1972 मोर देन हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटर जो हैं वो अपनी साइड स्विच करने ले गए एटलीस्ट वंस। 1968 में कमिटी ऑन डिफेक्शन बनी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ होम मिनिस्टर जो थे YB चवन। वो अपॉइंट किए एक कमिटी कि आप प्रॉब्लम स्टडी करिए रिलेटेड टू डिफेक्शन। फिर 1973 में द गवर्नमेंट ने टेबल किया कॉन्स्टिट्यूशन 32nd अमेंडमेंट बिल जो कि डिफेक्शन को टैकल करे, बट वो लैप्स हो गया। फिर 1985 में 10 शेड्यूल के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन 10 शेड्यूल जो है आया, ऐड किया गया, जो कि एंटी डिफेक्शन एक्ट लेकर आया बाय द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। कौन सा था? 52nd अमेंडमेंट एक्ट जो है उसके अंदर 10 शेड्यूल में एंटी डिफेक्शन लॉ है। ओके, नाउ लेट्स कम टू अबाउट एंटी डिफेक्शन लॉ। अब एंटी डिफेक्शन लॉ जो है किसके किसके ऊपर अप्लाई होता है, क्या क्या एक्सेप्शंस हैं वो हम देख लेते हैं। तो 10 शेड्यूल जो है वो बहुत सारे प्रोविजन कंटेन करता है विथ रिस्पेक्ट टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स जो है पार्लियामेंट के और स्टेट लेजिस्लेचर के ऑन ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। डिस्क्वालिफिकेशन जो है, मेंबर जो है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का डिस्क्वालिफाइड होगा हाउस से अगर वो अपनी मेंबरशिप वॉलंटरी दे रहा है कि हम नहीं, मतलब अपनी मेंबर अपने मुंह से बोल रही है कि हम इस पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर नहीं है, तब वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। और या फिर वो अपने जो भी हाउस मतलब जो भी उसकी पार्टी है वो किसी चीज़ में वोट कर रही है और वो उस वोट से एब्सटेन कर रहा है, मना कर रहा है, जो भी पॉलिटिकल पार्टी उसको डायरेक्शन दे रही है, तो उससे भी वो भी डिफेक्शन हो, मतलब वो भी मेंबर एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर डिफेक्ट हो जाएगा, डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। अगर इंडिपेंडेंट मेंबर जो है हाउस का वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं वो डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे, वो इंडिपेंडेंट ही रहने चाहिए। नॉमिनेटेड मेंबर को 6 मंथ दिया जाता है कि आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर सकते हो, बट उस 6 मंथ के बाद जो भी 6 मंथ दिया गया है उस 6 मंथ के बाद अगर वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं तो वो भी डिस्क्वालीफाइड हो जाते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर। फिर आते हैं एक्सेप्शंस। अब ये सब तो हो गए हमारे जो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। अब कुछ एक्सेप्शंस है। फॉर एग्जांपल, अगर पार्टी मर्ज हो रही है किसी और पार्टी के साथ, एटलीस्ट जहाँ पे 2/3 जो मेंबर हैं लेजिस्लेटर्स के वो फेवर कर रहे हैं मर्जर, मतलब वो बोल रहे हैं कि हाँ आप मर्जर कर सकते हैं, तो वो वहाँ पे डिफेक्शन नहीं होगा। अगर कोई लोकसभा का स्पीकर और चेयरमैन जो है वो इलेक्ट होते हैं एज अ स्पीकर ऑफ लोकसभा और चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, बट उसके बाद वो अपनी पार्टी से रिज़ाइन कर लेते हैं, बट फिर से वो उसके बाद अपनी पार्टी को रीजॉइन करते हैं, तो वो भी डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे। ओके, और एक जो प्रोविज़न था वो 91st अमेंडमेंट एक्ट
2003 में डिलीट कर दिया गया था, जैसे कि पर्टेनिंग टू एग्जेम्पशन फ्रॉम डिस्क्वालीफाई इन केस ऑफ स्प्लिट। अगर स्प्लिट हो रही है, 1/3 मेंबर जो है लेजिस्लेटिव पार्टी के वो कर रहे हैं, तो पार्टी अगर स्प्लिट हो रही है तो ये प्रोविजन जो है ये हटा दिया गया है। तो एक्सेप्शंस में सिर्फ 2 ही प्रोविजंस हैं। ओके, फिर डिसाइडिंग अथॉरिटी की अगर बात करें तो कोई भी क्वेश्चन जो है डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड अगर अराइज होता है तो वो कौन डिसाइड करेगा? प्रिसाइडिंग ऑफिसर, विच इज चेयरमैन। रूल मेकिंग पावर किसके पास है? प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास है, चेयरमैन और स्पीकर के पास है। वही जो है रूल्स बनाएंगे जो भी 10th शेड्यूल से रिलेटेड प्रोविजंस है उनके लिए। ओके, सो दिस इज द एंटी डिफेक्शन लॉ। नाउ लेट्स कम टू व्हाई इज द नीड फॉर एंटी डिफेक्शन लॉ। क्यों ज़रूरी है? सबसे पहली बात, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाने के लिए ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि ये ग्रेटर स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। लेजिस्लेटर्स की जो भी प्रॉब्लम्स, प्रोस्पेंसिटी है, मतलब लेजिस्लेटर्स की जो भी कमी है उनको चेक करता है। और अनकंट्रोल्ड हाउस ट्रेडिंग और करप्शन जो कि हमारे वर्किंग जो है लेजिस्लेटर की वर्किंग को इफ़ेक्ट करते हैं, और या फिर एग्जीक्यूटिव को, उनको भी कम करता है। अल्टीमेटली जो है हमारे प्रोग्रेस जो है कंट्री की उसको बढ़ाता है। दूसरा है इंश्योरिंग लॉयल्टी ऑफ द मेंबर्स। ऑब्वियसली मेंबर जो है अगर किसी पार्टी में वो सेलेक्ट हुए हैं तो उस पार्टी के लॉयल रहने चाहिए। ये नहीं है कि वो पार्टी सेलेक्ट होने के बाद, इलेक्ट होने के बाद लेजिस्लेटर के अंदर उन्होंने पार्टी चेंज कर ली बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट दूसरी पार्टी ने फॉर्म किया। तो लॉयल्टी जो है मेंबर्स की उसको इंश्योर करते हैं। अपहोल्ड द विल ऑफ द पीपल। फ्लोर चेंजिंग आफ्टर बीइंग इलेक्टेड एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल इज बेट्रायल कमिटेड अगेंस्ट द विल ऑफ द पीपल, बिकॉज पीपल ने तो उस पार्टी को वोट किया ना कि भैया तुम जीतोगे तो तुम हमारी प्रॉब्लम सही करोगे। बट अगर वो उसके बाद इलेक्ट होने के बाद कोई अपना फ्लोर चेंज करते हैं तो ये पीपल के विल को भी इफेक्ट करता है। मतलब ट्रस्ट बिटवीन द पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट जिसको सेलेक्ट किया है उनको इफेक्ट करता है। अदर एडवांटेजेस क्या है? डेमोक्रेटिक रीअलाइनमेंट होता है, करप्शन को रिड्यूस करता है, ठीक है। और जो भी नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है इरेगुलर इलेक्शन पे उनको भी कम करते हैं, ठीक है। तो दिस आर द नीड ऑफ एंटी डिफेक्शन लॉ। नाउ लेट्स कम टू व्हाई, व्हाट आर द इश्यूज विद द एंटी डिफेक्शन लॉ। अब इश्यूज क्या क्या है एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर? इश्यूज जो प्रिवलेंट है एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर, तो सबसे पहले फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन जो होता है लेजिस्लेटर का, उनको रिस्ट्रिक्ट करते हैं। कैसे? क्योंकि अगर हमको इस पार्टी में रहना है, अगर फॉर एग्जाम्पल हमारी पार्टी जो है गलत चीज़ पे वोट कर रही है, अगर हमने भी उस पर वोट कर दिया तो हमारी फ्रीडम, मतलब हम नहीं चाहते हैं कि हम वोट करें, बट बिकॉज ऑफ डिफेक्शन हमको डिस्क्वालिफिकेशन का डर है तो हमने भी वोट कर दिया, तो ये हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन को इफेक्ट कर रहा है। रिड्यूस अकाउंटेबिलिटी ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। ऑब्वियसली अकाउंटेबिलिटी इन इंडियाज पार्लियामेंट डेमोक्रेसी अगर बात करें तो लेजिस्लेटर जो है एग्जीक्यूटिव को चेक करता है, ठीक है। बट लेजिस्लेटर चेक ऑन द एग्जीक्यूटिव जो है वो वीक है बिकॉज ऑफ फॉलोइंग रीजन, क्योंकि इफेक्टिव ऑपोजिशन नहीं है, ठीक है। ऑपोजिशन जैसे कि अभी हमने देखा 17th हमारी जो अभी लोकसभा बनी है उसमें जो है हमारे ऑपोजिशन मतलब इफेक्टिव ऑपोजिशन नहीं है बिकॉज ऑफ वाई, क्योंकि वहाँ पे लीडर ऑफ ऑपोजिशन ही नहीं है कोई। एंड एग्जीक्यूटिव बीइंग पार्ट ऑफ द लेजिस्लेचर। अंडरमाइंस रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, जो भी रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट है उनको अंडरमाइन करती है, ठीक है। कैसे? इट रिस्ट्रिक्ट अ लेजिस्लेटर फ्रॉम वोटिंग इन लाइन विद कंसाइंस जजमेंट और इंटरेस्ट ऑफ हिज इलेक्टोरेट, ठीक है। तो इसके कारण जो है अंडरमाइन करते हैं रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट के। अब आते हैं कुछ इंटरनेशनल सिनेरियो जो एंटी डिफेक्शन लॉ, इंटरनेशनल सिनेरियो एंटी डिफेक्शन लॉ पे है। अमंग द कॉमनवेल्थ कंट्रीज अगर बात करें तो एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो 23 नेशंस में प्रिवलेंट है। फॉर एग्जांपल बांग्लादेश, केन्या, साउथ अफ्रीका, सिंगापुर जो है ये डिस्क्वालीफाई करते हैं लेजिस्लेटर को एज अ सीजिंग टू ए मेंबर ऑफ अ पार्टी और व्हेन ही एक्सपेल्ड, ठीक है। और परसेप्टेबल प्रेजेंस जो है एंटी डिफेक्शन लॉ का कंट्रीज में जहाँ पे डेमोक्रेसी ग्रोइंग स्टेज में है, वो इंडिकेट करते हैं कि लेजिस्लेटर जो है इस कंट्री में वो लेस इन्फॉर्म्ड है अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी। बट द पॉलिटिकल ambience in developed democracies poses a picture of legislature and democratic values. For example यूके पार्लियामेंट में अगर कोई मेंबर, यूके पार्लियामेंट में जो भी मेंबर है वो फ्री है कि वो फ्लोर को क्रॉस कर सकता है विदाउट अ डिस्क्वालिफिकेशन। यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में बताएं तो वहाँ पे कोई भी रिस्ट्रेंट नहीं है लेजिस्लेचर को बाय स्विचिंग साइड, मतलब वो स्विच कर सकते हैं, ओके। तो दीज आर द इंटरनेशनल सिनेरियो। अब आते हैं इश्यूज विद द करंट लॉ। अब एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर ही क्या इश्यूज हैं, मतलब करंट लॉ के अंदर क्या इश्यूज हैं। सबसे पहली बात है नो लाइबिलिटी फॉर पॉलिटिकल पार्टीज,
नो लाइबिलिटी फॉर पॉलिटिकल पार्टीज मतलब ये जो है सिर्फ लेजिस्लेटर्स को पनिश करते हैं फॉर स्विचिंग पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज जो कि हार्ट है पॉलिटिक्स का, वो उनके ऊपर कोई भी लाइबिलिटी नहीं है किसी भी लॉ के अंदर। दे बेनिफिट मतलब पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो बेनिफिट होती हैं डिफेक्शन के अंदर, और ऑफन एक्यूज ऑफ एंटिसाइजिंग लेजिस्लेटर्स फॉर राइवल पार्टीज। ठीक है, तो राइवल पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर कोई भी लाइबिलिटी है, सिर्फ लेजिस्लेटर के ऊपर लाइबिलिटी है। फिर प्रॉब्लम विथ मर्जर प्रोविजन, ये क्या है, इट्स सेफगार्ड जो उन मेंबर्स को सेफगार्ड करता है जो ओरिजिनल पार्टी, जो भी ओरिजिनल पार्टी वो मर्ज होती है अनदर पार्टी से, अगर 2/3 मेंबर जो है उनके मर्जर एग्रीड कर रहे हैं। तो ये भी जो है हाँ ये एक्सेप्शंस है, बट एक्सेप्शन बेस्ड है, बट रैदर देन रीजन बिहाइंड द डिफेक्शन, ये रीजन नहीं है कोई डिफेक्शन का। ओके, अब पावर टू द प्रिसाइडिंग ऑफिसर, प्रिसाइडिंग ऑफिसर को पूरी तरह स्पीकर को एब्सोल्यूट पावर दी गई है कि आप ही डिसाइड करेंगे डिफेक्शन। स्पीकर जो है स्टिल वो पार्टी मेंबर है, तो ऑब्वियसली पार्टी के साथ ही डिसीजन लेगा, जिस भी पार्टी का मेंबर होगा वही स्पीकर बनेगा, तो वो जो है पार्टी के अगेंस्ट डिसीजन नहीं लेगा। ठीक है, तो वो इम्पार्शियल नहीं हो सकता है, पहली बात तो इम्पार्शियल नहीं रहता है। फिर अनेबल टू कर्व इंस्टेबिलिटी, जैसे कि विथ नॉट एनफ रूम फॉर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव टू हार्बर अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, मास डिपार्चर ऑफ रिबेलिंग लेजिस्लेटर हैव बिकम अ पॉलिटिकल नॉर्मल। ठीक है, एक्सपल्जन डज नॉट अट्रैक्ट डिस्क्वालिफिकेशन, द लॉ फोकसेज ऑन वॉलेंट्री डिफेक्शन एंड रिमेन साइलेंट अबाउट एक्सपल्शन ऑफ मेंबर फ्रॉम द पार्टी। मतलब पार्टी से हटाने के लिए कोई पार्टी से हट गई मेंबर वो नहीं देख रहे हैं, वो सिर्फ वॉलेंट्री डिफेक्शन देख रहे हैं। वंस एक्सपेल्ड सच अ मेंबर वुड देन बी इंडिपेंडेंट इन द हाउस, जब भी वो एक्सपेल्ड हो जाएगा वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा उस हाउस में। ओके, सो दिस इज एक्सपल्शन डज नॉट अट्रैक्ट डिस्क्वालिफिकेशन। एक्सपल्शन मतलब पार्टी से हटना, मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट करना। ओके, अब आते हैं what can be how has the law been interpreted by the courts while deciding on related matters। अब लॉ जो है, एंटी डिफेक्शन लॉ जो है, वो कोर्ट कैसे इंटरप्रेट करते हैं, तो कोर्ट इंटरप्रेट ऐसे करते हैं, जो वॉलेंट्री गिव्स ऑफ हिज मेंबरशिप जो है, इस ये फ्रेज जो है इसका वाइडर कोनोटेशन लेते हैं कोर्ट्स जो है, देन रेजिग्नेशन से ज़्यादा वाइडर कोनोटेशन किसका लेते हैं, वॉलेंट्री गिव्स ऑफ हिज मेंबरशिप। सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट किया दैट इन एब्सेंस ऑफ फॉर्मल रेजिग्नेशन बाय अ मेंबर, अगर फॉर्मल रेजिग्नेशन नहीं कर रहे हैं मेंबर और वो अपनी मेंबरशिप दे रहा है बाय हिज कंडक्ट, तो मेंबर जो कि पब्लिकली एक्सप्रेस्ड है ओपोजिशन में टू देयर पार्टी एंड सपोर्ट अनदर पार्टी टू डीम टू हैव रिजाइन, तो मतलब उसको रिजाइन करना ही पड़ेगा। डिसीजन जो है प्रिसाइडिंग ऑफिसर का वो जुडिशियल रिव्यू के अंदर आएगा। कि हो तो होलोहन केस में उन्होंने बोला था कि जो भी सुप्रीम कोर्ट, जो भी हमारे प्रिसाइडिंग ऑफिसर, स्पीकर और चेयरमैन है जो है, उनका जो डिसीजन है वो हमारे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक डाउन कर सकते हैं, बिकॉज वो हमारा जुडिशियल रिव्यू के अंदर आएगा। टाइम लिमिट जो है विद इन द प्रिसाइडिंग ऑफिसर, ये जो है हमारे एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर नहीं दी है। लॉ ऐसा कुछ टाइम स्पेसिफाई नहीं करता कि स्पीकर कितने दिन में डिसीजन लेगा। तो कोर्ट ने अभी एक कंसर्न एक्सप्रेस किया है अबाउट अननेसेसरी, बहुत सारा डिले कर रहे हैं स्पीकर्स कोई भी डिसीजन लेने में। ओके, तो इसमें कोर्ट ने बोला था, आई थिंक 4 वीक्स बोला था या 4 मंथ्स बोला था डिसीजन लेने के लिए, कि सुप्रीम कोर्ट मतलब स्पीकर को डिसीजन लेना पड़ेगा इसके अंदर। तो ये जो है, ये न्यूज़ जो है PT 365 में आई थिंक मैंने आपको बताया है, तो वो आप एक बार जाके पढ़ लीजिएगा। अब व्हाट कैन बी डन टू ओवरकम द इश्यूज़, क्या करना चाहिए। सबसे पहले डेफिनेशन जो है डिफेक्शन की उसको हमको कम करनी चाहिए। हमको एक्शन, कंडक्ट, वॉलेंट्री, ये सब हमको डिफाइन करना चाहिए इन अ मैनर दैट इट नॉट इनहिबिट दैम टू इंडिपेंडेंटली थिंक एंड एक्सप्रेस। दूसरी चीज़ है इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी होनी चाहिए। चेंजेस रिक्वायर्ड है हमारे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट और करंट पॉलिटिकल कल्चर में, कि हमारी जो कंट्री है उसको पॉलिटिकल पार्टीज जो है उनको मोर डेमोक्रेटिक बनाना। एथिक्स कमेटी को इन्वॉल्व करना अंडर द पॉलिटिकल पार्टीज, जो कि एथिक्स जो है इन पार्टी में मेंटेन करके रखे। डिसाइडिंग अथॉरिटी मतलब सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन ने रिकमेंड किया कि जो इशू है डिस्क्वालिफिकेशन जो है मेंबर का, वो प्रेसिडेंट और गवर्नर डिसाइड करने चाहिए ऑन एडवाइस ऑफ इलेक्शन कमीशन, ना कि स्पीकर। फिर मेकिंग डिफेक्शन एंड इंटरनल यूज ऑफ पार्टी, इंटरनल इशू ऑफ पार्टी, डिफेक्शन जो है एज अ इंटरनल इशू ऑफ पार्टी बनाए, ना कि कोई भी मेंबर को डिफेक्ट मतलब
to only allow expulsion of defecting member from his party. Being more clarity, the law must be explicitly set out what it means by the words voluntary. Voluntary giving up membership का मतलब पूरी तरह क्या है, वो जो है confusion create करता है, तो उसको भी, उसके लिए भी clarity बनाइए. ठीक है. तो कंक्लूजन क्या है, पार्लियामेंट को रीचेक करना चाहिए वेदर एंटी डिफेक्शन लॉ जो है करंट फॉर्म में वो हमारे गोल्स को अचीव कर रहा है या नहीं कर रहा है. अगर नहीं कर रहे हैं तो कंसेंसस बना के उस गोल, उस चीज़ को और अच्छे से इवॉल्व करें, उस चीज़ को और अच्छे से बनाएं, जैसे कि हमारी चीज़ें जो हैं वो इन प्लेस रहें और बहुत अच्छे से वर्क कर पाएँ और इन टर्न पीपल को बेनिफिट कर पाएँ. दैट इज़ द कंक्लूजन. नाउ लेट्स कम टू द न्यूज़ इन शॉर्ट्स. फॉर लॉ नॉट प्रिजनर्स राइट से सुप्रीम कोर्ट. तो अभी क्या हुआ, गुजरात हाई कोर्ट का जो भी डिसीजन था, उन्होंने क्या किया था, एक कन्विक्ट था, उनको एक रिलीफ प्रोवाइड किया था, रिलीफ दिया था गुजरात हाई कोर्ट ने. तो सुप्रीम कोर्ट ने उनके डिसीजन को रिवर्स कर दिया और उन्होंने डिफरेंस बताया फॉर लॉ और पेरोल में क्या डिफरेंस होता है एंड प्रिंसिपल रिलेटिंग टू ग्रांट ऑफ देम, मतलब जो भी प्रिंसिपल हैं उनको ग्रांट करने के लिए. तो फॉर लॉ और पेरोल क्या होता है, उससे पहले हम जान लेते हैं कि फॉर लॉ और पेरोल जो है ये किसके अंदर कवर्ड है, प्रिजनर्स एक्ट 1894 के अंदर कवर्ड है, जो कि क्या बताते हैं, जो भी शॉर्ट टर्म, फॉर लॉ और प्रिजनर्स का मतलब यही होता है कि शॉर्ट टर्म रिलीज करना, मतलब टेम्पररी रिलीज करना, जो भी प्रिजनर है, जो भी प्रिजनर कस्टडी में है उसको रिलीज करना. बोथ वर इंट्रोड्यूस, किस लिए इंट्रोड्यूस किया, जो भी प्रिजन सिस्टम है उसको ह्यूमनाइज करने के लिए. तो फॉर लॉ और पेरोल क्या है, शॉर्ट टर्म टेम्पररी रिलीज ऑफ फ्रॉम द कस्टडी, कस्टडी से रिलीज करना. वाइल अगर बात करें, पेरोल जो है वो ग्रांट किया जाता है प्रिजनर्स को टू मीट स्पेसिफिक एक्सीजेंसी, मतलब स्पेसिफिक एक्सीजेंसी मतलब कोई प्रॉब्लम हो, कोई चीज़ हो, तभी प्रिजनर्स को रिलीज़ किया जाता है, पेरोल ग्रांट किया जाता है. पर फॉरला जो है, फॉरलो जो है वो ग्रांट किया जाता है आफ्टर अ नंबर ऑफ ईयर्स. आपने मतलब किसी भी जो भी कन्विक्ट है उसने सर्व कर लिया हो, मतलब जेल में, पर तब ये ग्रांट किया जाता है, बट बिना रीज़न के ग्रांट किया जाता है. तो फॉरलॉ जो है वो कैसे ग्रांट किया जाता है, बिना रीजन के. तो पीरियड जो है फॉरलॉ का वो प्रिजनर्स को ग्रांट किया जाता है, वो किस तरह ट्रीट होता है, एज अ रेमिशन ऑफ हिज सेंटेंस. वेयर इज पेरोल जो है सस्पेंशन ऑफ अ सेंटेंस की तरह, हम सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की तरह लेते हैं, क्योंकि प्रिजनर्स को, मतलब हमने जो भी सेंटेंस दिया था उसको हमने सस्पेंड कर दिया कुछ दिन के लिए. स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स आई, जो भी एक्सीजेंसी आई, उसके लिए हमने कुछ दिन के लिए सस्पेंशन कर दिया अपने सेंटेंस को और प्रिजनर्स को रिलीज कर दिया. पर फॉरलॉ जो है वो रेमिशन ऑफ हिज सेंटेंस, मतलब प्रिजनर्स को ट्रीट किया जाता है एज अ रेमिशन ऑफ हिज सेंटेंस. ठीक है, विदाउट एनी रीजन. अब सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ऑल दो फॉर लॉ कैन बी क्लेम्ड विदाउट रीजन, क्योंकि हमने पढ़ा फॉर लॉ बिना रीजन के क्लेम कर सकते हैं, बट प्रिजनर्स का एब्सोल्यूट लीगल राइट नहीं हो सकता क्योंकि वो क्लेम करे फॉर लॉ, कि हमें फॉर लॉ चाहिए, हमें रिलीज करो विदाउट एनी रीजन. ठीक है. ग्रांट जो है फॉर लॉ का वो बैलेंस किया जाता है पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर. ये नहीं कि बहुत बड़ा क्राइम किया है और आपको रिलीज कर दिया है, क्योंकि उसमें पब्लिक इंटरेस्ट नहीं होगा. पब्लिक को भी नुकसान नहीं होना चाहिए अगर आप किसी भी प्रिजनर्स को रिलीज कर रहे हो, इसलिए वो सर्टेन कैटेगरी ऑफ प्रिजनर्स को रिफ्यूज भी किया जा सकता है. प्रिजनर्स जो कन्विक्ट करते हैं बहुत सारा मर्डर्स और अनलॉफुल यूएपीए के अंदर अगर वो आते हैं तो उनको जो है पेरोल के लिए वो एलिजिबल नहीं होते. ठीक है. प्रिजनर्स जो बहुत सारे मल्टीपल मर्डर्स करते हैं और यूएपीए के अंदर आते हैं वो पेरोल के लिए एलिजिबल नहीं होते. प्रिजन्स एक्ट जो है हर स्टेट का, प्रिजन्स को की स्टेट सब्जेक्ट है, हर स्टेट का, वो डिफाइन करते हैं रूल्स अंडर विच, मतलब वो रूल्स बताते हैं कि किसके अंदर आप पेरोल ग्रांट कर सकते हो किसी भी स्टेट में. ओके. तो दिस इज फॉर लॉ एंड पेरोल. फॉर लॉ का मतलब होता है कि आप बिना रीजन के किसी भी पर्सन को, किसी भी कन्विक्ट को आप छोड़ रहे हो, ग्रांट कर रहे हो, और पेरोल जो होता है तब ग्रांट किया जाता है प्रिजनर्स को टू मीट स्पेसिफिक एक्सीजेंसी. सो दिस इज द एंड ऑफ पॉलिटी पार्ट. मैं इंटरनेशनल रिलेशन कल शुरू करूंगी. थैंक यू सो मच. इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम जस्ट कमेंट मी ऑन द कमेंट सेक्शन.